देखिए आज का जो टॉपिक है हमारा सैटेलाइट डिस्कशन है। सैटेलाइट्स क्या हैं, नेचुरल सैटेलाइट क्या है, आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या है, इनके टाइप्स क्या हैं, मैं इस पर डिस्कशन करने वाला हूं। आज का आर्टिकल है, डाल दीजिए सैटेलाइट्स। सैटेलाइट, चलिए हम डेफिनेशन पहले बनाते हैं इसकी। सैटेलाइट्स हैं क्या? देखिए प्लैनेट्स से ही सैटेलाइट्स को डिफाइन करने में आसानी रहेगी। प्लैनेट्स हम उन ऑब्जेक्ट्स को बोलेंगे, हैवी ऑब्जेक्ट्स को, जो स्टार के अराउंड रिवॉल्व करते हैं, उनको हम प्लैनेट कहते हैं। और जो हैवी ऑब्जेक्ट किसी प्लैनेट को रिवॉल्व कर रहे हो, प्लैनेट के सेंटर के कंसीडरेशन में रिवॉल्व कर रहे हो, प्लैनेट के सराउंडिंग में रिवॉल्व करेंगे, वो हैवी ऑब्जेक्ट्स बोले जाएंगे सैटेलाइट। तो डेफिनेशन लिख दीजिए, those heavy objects which are revolves around any planet are called satellites. There are two types of satellite. सैटेलाइट्स को दो कैटेगरी से डिवाइड किया गया है। एक है नेचुरल सैटेलाइट, देयर आर टू टाइप्स। फर्स्ट इज नेचुरल सैटेलाइट, सेकेंड इज आर्टिफिशियल सैटेलाइट। अब बात आ गई भाई, नेचुरल सैटेलाइट्स किनको कहेंगे? जो नेचर से ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे हैं, वो नेचुरल सैटेलाइट है। इसका एग्जांपल से केवल समझ लो डायरेक्टली, मून इज ओनली सैटेलाइट ऑफ अर्थ। यानी अर्थ का हमारा अपना जो नेचुरल सैटेलाइट है वो ओनली एक ही सिंगल सैटेलाइट है जिसका नाम है मून। लेकिन और भी प्लैनेट्स के अपने सैटेलाइट, जैसे मार्स हैव टू सैटेलाइट्स। अगर कभी मार्स के बारे में पूछा जाए तो आप क्या कहेंगे? मार्स हैव टू सैटेलाइट्स, यानी टू मून है, एक तरह से कह सकते हो। मार्स के पास टू सैटेलाइट्स हैं। और सोलर सिस्टम में सबसे ज्यादा अगर सैटेलाइट पूछा जाए करंट स्टडी के हिसाब से, तो सैटर्न के पास सबसे ज्यादा सैटेलाइट्स हैं, अबाउट 80 सैटेलाइट्स, या 80 मून कह सकते हो। अगर सैटेलाइट को मून जैसा कंसीडर कर लें तो यानी सबसे ज्यादा मून या सबसे ज्यादा सैटेलाइट किसके पास है? सैटर्न के पास। इससे कम जुपिटर के पास है। जुपिटर के पास अबाउट 79 है, मतलब अप्रॉक्स कंपटीशन चल रहा है, ये कह सकते हो। लेकिन कौन से प्लैनेट्स हैं सोलर सिस्टम के जिनका अपना कोई सैटेलाइट ही नहीं है, कोई मून ही नहीं है? वो है अर्थ से अंदर जो एग्जिस्ट करते हैं। अर्थ से अंदर कौन एग्जिस्ट करते हैं? मरकरी और वेनस। मरकरी एंड वेनस हैव नो सैटेलाइट। मरकरी एंड वेनस हैव नो सैटेलाइट। पहले ये बात तो समझ लो आप। अब बात आती है आर्टिफिशियल सैटेलाइट की। नाम ही आर्टिफिशियल से आप समझ लो मैन मेड सैटेलाइट्स। हम लोग जो सैटेलाइट बना के लॉन्च करते हैं वो आर्टिफिशियल होते हैं। वो टू कैटेगरी में डिवाइड किए जाते हैं। देयर आर टू टाइप्स। एक होता है GSLV या जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स बोलते हैं। लॉन्चिंग व्हीकल ना बोल करके हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी सैटेलाइट्स। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। और दूसरा हमारा होता है पोलर सैटेलाइट। अब जरा इस पे बात करते हैं डिस्कशन कि जियो स्टेशनरी क्या है और पोलर क्या है। आगे फर्दर हम इसको फिर से एक बार डिफाइन करेंगे, प्रॉपर डिस्कशन करेंगे इन दोनों टॉपिक्स पर। अलग से एक आर्टिकल है, बट हल्का फुल्का यहां बता देते हैं। जियो स्टेशनरी मतलब है वो सैटेलाइट्स जो अर्थ से देखने में स्टेशनरी अपीयर हो। ऐसा तभी हो सकता है, देखिए अर्थ रिवॉल्व करती है अपने एक्सिस के चारों तरफ, रिवॉल्व करती कि नहीं? और अगर कोई सैटेलाइट इसके ऊपर उतने टाइम पीरियड लेकर के रिवॉल्यूशन कर रहा हो, यानी वो सैटेलाइट जिनका टाइम पीरियड 24 आवर्स हो, वो हमेशा पर्टिकुलर प्लेस के ऊपर स्टेशनरी अपीयर होंगे, इसलिए उनको हम बोलेंगे जियो स्टेशनरी। पोलर सैटेलाइट के साथ ऐसी कोई कंडीशन नहीं है।
वो 1 डे में 2, 3, 4 पता नहीं कितने राउंड लगा सकता पूरे अर्थ के, उसमें टाइम पीरियड फिक्स नहीं है। इसका देख लीजिए जो जीओ स्टेशनरी है, ध्यान रखिएगा, इसका टाइम फिक्स है 24 आवर्स अर्थ के लिए, वो अर्थ के रिस्पेक्ट में स्टेशनरी रहेगा। इसको लॉन्च करने के लिए जो व्हीकल इस्तेमाल किया जाता है उसको GSLV कहते हैं। न्यूज़पेपर वगैरह में पढ़िएगा, GSLV PSLV टाइप से निकलता रहता है। इंडिया ने लॉन्च किया, USA ने लॉन्च किया। जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल बोलते हैं इसको। इसका पूरा नाम क्या है? जियो स्टेशनरी सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। जियो स्टेशनरी का दूसरा नाम होता है जियो सिंक्रोनस भी, जियो सिंक्रोनस, इस नाम से भी इसको पहचानते हैं हम लोग। और जो पोलर सैटेलाइट्स हैं इनको लॉन्च करने के लिए PSLV इंजन का इस्तेमाल होता है, रॉकेट का इस्तेमाल होता है। इसका फुल नेम है पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये इस तरीके से है। अब इतना टॉपिक नोट करने के बाद क्वेश्चन राइज मैं यहां ये कर रहा हूं कि फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट, फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट कौन सा था? अब ये आपको जानकारी होनी चाहिए। फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, तो ये समझ लीजिएगा रसिया ने डेवलप किया है। इसका नाम है स्पुतनिक। क्या नाम है भाई? स्पुतनिक। स्पुतनिक इज द फर्स्ट मैन मेड सैटेलाइट लॉन्च बाई रसिया। एक्चुअल में रसिया का पुराना नाम USSR था, आज हम इसको रसिया कहते हैं, रसिया। ठीक है भाई। रसिया 91 के आसपास 13 पार्ट्स में ब्रेक हो गया है। उससे पहले इसका नाम हुआ करता था USSR। उस समय USSR था और आज उसको हम क्या बोलेंगे? रसिया। तो रसिया ने ही पहला सैटेलाइट लॉन्च किया है। पॉज करो जी। ये बात हो गई हमारा फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट। लेकिन इंडिया का फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट क्या था ये भी जान लेना जरूरी है। इंडियन फर्स्ट आर्टिफिशियल सैटेलाइट, मैं इस पे बात करता हूं। इंडियन फर्स्ट सैटेलाइट, फर्स्ट सैटेलाइट, इसको भी आप लर्न कर लीजिएगा। इसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट नाम से 1975 में इंडिया ने लॉन्च किया है। ये हमारा इंडियन सैटेलाइट पहला, जो सबसे पहला इंडियन सैटेलाइट है वो है। अब हम जानना चाहते हैं कि जो सैटेलाइट है उसको अपने ऑर्बिट में रिवॉल्व करने में टाइम पीरियड कितना लगता है, उस टॉपिक पर डिस्कशन करने वाले हैं। तो चलिए नाम डाल दीजिए टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट। सैटेलाइट्स को अपने ऑर्बिट में जो टाइम लगने वाला है हम उसकी कैलकुलेशन करेंगे। चलिए भाई, तो देखो एक बात समझो कि अगर कोई सैटेलाइट रिवॉल्व कर रहा है, सपोज करिए अर्थ का ऑर्बिट, ये अर्थ है, अर्थ की रेडियस RE और मास ME है। इस अर्थ की H हाइट पर सरफेस से अगर कोई सैटेलाइट यहां पर रिवॉल्व कर रहा है और उसकी वेलोसिटी को हम VO लेट कर लें, मास हमने उसका M ले लिया, अर्थ का मास इतना है, ये टोटल डिस्टेंस जो इस तरह कंसीडर करो, इसको स्मॉल r कह सकते हो। यहाँ जो स्मॉल r है उसको RE प्लस H बोल देंगे। भाई देखो रेडियस ऑफ अर्थ यहां तक हो गई और उसमें H हाइट और हो गई, तो टोटल डिस्टेंस हम लोग क्या बोल सकते हैं? RE प्लस H, इस तरीके से कह सकते हैं। तो इस ऑर्बिट में जब ये रिवॉल्व करेगा तो इसका टाइम कितना लगेगा, इसको अराउंड रिवॉल्व करने में, हम उसकी कैलकुलेशन करना चाहते हैं। तो देखिए सिंपली, जब कभी आपने सुना होगा टाइम इज इक्वल टू, तो हम बोलते हैं डिस्टेंस बाय स्पीड। अब जरा बात करते हैं डिस्टेंस की। तो देखो ये रिवॉल्व कर रहा सर्कल पर, तो एक पूरा ऑर्बिट पूरा करने में जो टाइम लगेगा वो सेम टाइम पीरियड बोलेंगे। तो एक ऑर्बिट पूरा हो गया 2πr, तो डिस्टेंस जो बनेगी वो 2πr और वेलोसिटी को हमने VO बोल रखा है, ऑर्बिटल वेलोसिटी। ये लास्ट टाइम हमने डिस्कस की है ऑर्बिटल वेलोसिटी। तो अब हम 2πr को चाहें तो लिख सकते हैं RE प्लस H, और VO का फार्मूला पिछले टर्न पे हमने डिराइव कराया है। अगर तुम्हें नहीं याद है बाय द वे तो मैं समझा देता हूं। देखो सर्कुलर रिवॉल्यूशन हो रहा है
और सर्कल में रिवॉल्व करने के लिए एक फोर्स रिक्वायर्ड होता है जिसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, और वो सेंट्रीपिटल फोर्स मिलता है ग्रेविटेशनल फोर्स से। तो mv²/r इज इक्वल टू GMEM/r²। ये ग्रेविटेशनल फोर्स है, यही फोर्स कन्वर्ट हो जाता है सेंट्रीपिटल में। ये लास्ट आर्टिकल हो चुका है वैसे। यहां से मास कैंसिल हो जाता है, एक रेडियस कैंसिल हो जाता है, तो देखो VO इज इक्वल टू निकल के आता है √GME/r। और स्मॉल r इस सिचुएशन में हम लोगों की वैल्यू क्या है स्मॉल r की, RE+H है। यानी हम यहां पर VO हटा दें तो क्या यूज कर सकते हैं, इस पे गौर करिए आप। GME/RE+H, हम इस तरह इसको लिख पाएंगे। ये RE+H रूट में है, इसके पास जाएगा तो ये क्यूब बन जाएगा रूट के अंदर। अगर लिखना चाहो देखो इसको ऐसे लिखा जा सकता है 2π√RE+H होल क्यूब बाई GME। ये हमारा पहला फार्मूला टाइम पीरियड कैलकुलेशन के लिए आ गया। अगर कभी हम टाइम पता करना चाहें सैटेलाइट को कितना लगेगा तो इस फार्मूले का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसको और आगे थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, और कैसे कर सकते हैं इसको जरा देख लें आप लोग। जब हम आगे इसको सिंप्लीफिकेशन की तरफ बढ़ाएंगे तो भैया देख लो t इज इक्वल टू 2π, ठीक है, √RE+H³ बाई, ये जो GME है ना इसका एक रिलेशन स्मॉल g के साथ भी होता है। GME इज इक्वल टू होता है, ये लर्न कर लो, ये बहुत बार यूज होगा, GME इज इक्वल टू GRE²। ये एक रिलेशन मैंने सिखाया है। तो यहाँ GME को हटा करके हम लोग GRE² पुट कर सकते हैं। तो t इज इक्वल टू 2π रूट देखो RE+H होल क्यूब बाई GRE² हुआ जाकर, ये भी एक फार्मूला बन गया। अगर ये सैटेलाइट बहुत ज्यादा हाइट पर नहीं है, क्लोजर टू अर्थ सरफेस हो, ऐसा कभी हो अगर, तो हम यहां कहेंगे इफ H इज, या ऐसा कैसे, H इज वेरी लेस देन एज कंपेयर टू रेडियस ऑफ अर्थ, तो H को निग्लेजिबल मान लेंगे। क्या मान लेंगे, निगोशिएबल। तो हम यहां पर H को 0 पुट कर सकते हैं। तो ऐसी सिचुएशन में 2π√RE का क्यूब और ये कैंसिल हो जाएगा, तो देखो ऊपर एक RE बचेगा और नीचे क्या बचेगा, G। देख लो जरा इस बात को, नहीं समझ पा रहे हो, ये टाइम पीरियड निकालने का फार्मूला बन गया। उन सैटेलाइट्स के लिए है जो अर्थ सरफेस के काफी क्लोज हैं, 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर तक हाइट में, बहुत ज्यादा डिस्टेंस ना हो अर्थ सरफेस से। इसकी वैल्यू भी हम फाइंड कर सकते हैं। देखो कैसे, 2π तो जानते हो आप 3.14 होता है, रेडियस ऑफ अर्थ होती है 6.4 और 10⁶ और G होता है 9.8। जब आप कैलकुलेट करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली 5075 सेकेंड्स आता है। क्या टाइम आता है इसका, या 84.6 मिनट्स, ये टाइम पीरियड आता है 84.6 मिनट। ये एक तरह से कांस्टेंट जैसा है, इतना नोट कर लीजिए। फिर इसको एक और तरीके से सिखाएंगे हम आपको। देखो एक चीज और देख लेना, इसको अगर आप केस फर्स्ट डाल दें तो बेटर लगेगा। एक ये फॉर्मेट है, एक ये स्टाइल है जो रिजल्ट निकाला गया। कभी कभी एग्जाम में जब आएगा तो आप इस तरीके से भी कर सकते हो, पूछा जाता है प्रूव दैट टाइम पीरियड ऑफ सैटेलाइट इज t इज इक्वल टू 2π√RE/G। एक तो इस स्टाइल से डेरिवेशन आ सकता है आपके सिलेबस में या एग्जाम में, तो हम इस स्टेप के बाद इस तरह आगे कंटिन्यूअस बढ़ेंगे। एक और इसका स्टाइल है, देखिए उसको हम केस 2 करके समझाएंगे। इसको आप डाल दीजिए, नोट कर चुके हो तो इसको केस फर्स्ट डाल देना इस जगह से, यहां से इसके बाद केस फर्स्ट करके डाल देना। अब हम इसको एक और स्टाइल से प्रूफ कर रहे हैं, इसी चीज को दोबारा दूसरे तरीके से निकालते हैं। देखो जरा ध्यान देना भाई, उसको हम केस 2 की तरह सोचेंगे। तो केस 2 करके डाल देते हैं हम। केस 2 में गौर करिएगा, इस जगह थोड़ा मॉडिफिकेशन अलग तरीके से करेंगे। ये देखिए एमई निकला है, एमई मतलब मास ऑफ अर्थ है। मास इज इक्वल टू होता है, आपने सुना होगा, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। मास हो गया एमई,
वॉल्यूम अर्थ का हो जाएगा 4/3 पाई आर ई क्यूब। होता कि नहीं होता भाई? स्फीयर मानते हैं हम लोग अर्थ को, और डेंसिटी को आप रो ले लो। तो एमई के लिए एक फार्मूला बन गया। इस वैल्यू को यहां पुट कर दें अगर हम, देखो तो टाइम पीरियड देखिए क्या बन रहा है, 2 पाई रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब बाई जी। एम ई हटा रहा हूं यहां से, जी तो जी रहने दो, लेकिन एम ई हटा करके ये वैल्यू पुट कर दो, इतना 4/3 पाई आर ई क्यूब इंटू रो। कोई दिक्कत है? ये 3 यहां पर आ जाएगा। एच को हम निग्लेक्ट कर दे रहे हैं फिर से। इफ एच इज वेरी लेस देन आर ई, लीव इट। इसको हम लीव कर देंगे भाई एच को। तो टी इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई क्यूब ये बना, और ये 3 यहां पर लिख दिया मैंने। अपान में बनेगा जी इंटू 4 पाई आर ई क्यूब, देखो इंटू रो। बनेगा कि नहीं बताओ? ये आर ई क्यूब कैंसिल हो गया, यहां से इस 2 पाई को भी अंदर इंटर करा देंगे। पहले एक स्टेप और रोक लेते हैं। अच्छा चलो, तो 3/4 पाई जी और रो बना कि नहीं बना? आर ई तो कैंसिल हो चुका है। इस 2 पाई को जब इंटर करा दोगे रूट के, तो ये 4 हो जाएगा और पाई स्क्वायर हो जाएगा। तो हम एक स्टाइल ऐसे भी लिख सकते हैं, 2 पाई तो अंदर रूट के ले गए, तो रूट 3 इंटू 4 पाई स्क्वायर बाई 4 पाई और जी इंटू रो। 4 से 4 कैंसिल, एक पाई कैंसिल, तो जो रिजल्ट आया हमारा टाइम पीरियड का वो आएगा रूट ऑफ 3 पाई बाई जी रो। दिस इज आल्सो रिक्वायर्ड रिजल्ट। कभी कभी एग्जाम में आता है प्रूव दैट टाइम पीरियड इज दिस, ऐसा आता है कभी कभी। तो हमें इस जगह से हमें ट्रैक बदलना पड़ेगा। इससे भी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो आप। देखो 3 की वैल्यू रखो, पाई की वैल्यू रखो, कैपिटल जी रख दो 6.67 10 टू द पावर -11, और रो हमने अभी पीछे निकलवाया था 5.5 10 टू पावर 3 एवरेज डेंसिटी ऑफ द अर्थ। याद है एवरेज डेंसिटी कैलकुलेशन? जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो वही रिजल्ट आ जाता है दिस सेकेंड्स, या फिर इसी को 84.6 मिनट्स लिख देते हैं। तो ये हमारा हो गया टाइम पीरियड का कैलकुलेशन का एक सेकेंड वे। इसको भी नोट कर लो। एक और चीज हम लोग यहां से डिस्कस कर सकते हैं कि सैटेलाइट हमारा कितनी हाइट पर होगा। कभी अगर ये कैलकुलेशन करनी हो तो कैसे फाइंड करेंगे, अब उसकी बात करते हैं। तो इसी आर्टिकल के अंदर ही चाहे डाल दो या अलग से एक आर्टिकल डाल दो, हाइट ऑफ सैटेलाइट, एच कैलकुलेट करना चाहते हैं हम लोग। तो हाइट ऑफ सैटेलाइट, हाइट ऑफ सैटेलाइट, देखिए इसको करने के लिए हम लोग टाइम पीरियड के इस फार्मूले से स्टार्ट करेंगे। वी हैव टाइम पीरियड t इज इक्वल टू 2 पाई रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब बाई जी एम ई। और ये जो जी एम ई है इसको जी आर ई स्क्वायर पुट कर सकते हैं। तो 2 पाई रूट आर ई प्लस एच होल क्यूब बाई जी आर ई स्क्वायर। ये तो रिलेशन अभी हम सिखा चुके हैं आपको कि जी एम ई इज इक्वल टू जी आर ई स्क्वायर होता है। अब सुन लो, ये टाइम पीरियड का रिजल्ट आया, इसमें से h की वैल्यू हमें कैलकुलेट करनी है। तो ये रूट है, स्क्वायरिंग कर दें तो बेटर रहेगा। तो सबसे पहला स्टेप हमारा होगा स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो भाई देखो टी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 पाई स्क्वायर, ये बनेगा आर ई प्लस एच होल क्यूब बाई जी आर ई स्क्वायर। अब यहां से हम इसको इस तरफ ट्रांसफर कर दे रहे हैं, 4 पाई स्क्वायर को ट्रांसफर कर दे रहे हैं। तो पहला स्टेप हमारा निकलेगा आर ई प्लस एच का होल क्यूब। तो ये निकल के आया आर ई प्लस एच होल क्यूब इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर। कोई डाउट? ये होल क्यूब है, आर ई प्लस एच करें तो यहां पर क्यूब रूट हो जाएगा। तो हो जाएगा आर ई प्लस एच इज इक्वल टू टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर 1/3 क्यूब रूट है। और हमें h चाहिए तो आर ई और उस तरफ पास कर दो। तो देखो हाइट का जो फार्मूला h बना वो बना हमारा
टी स्क्वायर जी आर ई स्क्वायर बाई 4 पाई स्क्वायर और क्यूब रूट माइनस में चला जाएगा आर ई। अगर कभी कहीं न्यूमेरिकल ऐसा आता है कि हमें हाइट कैलकुलेट करने के लिए बोले सेटेलाइट का, तो हम इस फार्मूले का डायरेक्ट इस्तेमाल कर सकेंगे। इसको नोट कर लीजिए।